सभी को नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सप्ताह भर का जो न्यूज़पेपर है उनका करंट अफेयर देखने वाले हैं अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से, प्री और मेंस के हिसाब से। तो आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करोगे और कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओगे कि कैसे ये वीडियो आपको लग रहे हैं। तो जो पहली खबर है हमारी, ये एक हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। और ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? ये यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपने देखा रिपोर्ट और इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट काम आ सकती है प्री एग्ज़ाम में। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में जहाँ तक आपका टॉपिक रिलेट करता है, सोसाइटी का GS1 में पॉपुलेशन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर में GS2 में भी सोसाइटी से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, बहुत सारे यहाँ पे की फाइंडिंग किए गए हैं जिनको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। जैसे इस रिपोर्ट में क्या बताया कि भारत में भी जो बुजुर्गों की आबादी है बढ़ रही है, यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो हमें पहले से तैयार रहना होगा कि जो हमारी आबादी बढ़ रही है तो उसको बहुत सारी समस्या आ सकती है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्या आ सकती है, उनको हमें डील करना होगा। ऐसी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। बहुत सारी आपने देखा सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे आप कह सकते हो बीमा, इंश्योरेंस से लेकर स्वास्थ्य की कई सारी यहाँ पे सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें डाटा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप डाटा देख के बताओगे कि इतनी आबादी हमारे यहाँ है। तो 60 साल से ऊपर की आबादी को हम देखें तो अभी जैसे लगभग 2022 की यदि डाटा चेक करें हम, तो हमारी टोटल जनसंख्या में 10.5 यानी आप कह सकते हो 10.5% जो आबादी है वो 60 साल से अधिक कह सकते हो लोगों की है। और ये बढ़कर कब हो जाएगी? ये आप कह सकते हो लगभग 2050 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बात सही है कि जो हमारी युवा आबादी है धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमें उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जहाँ पर आप कह सकते हो बुजुर्गों की आबादी बढ़ी, तो वहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, तो उनको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे इसमें बहुत सारे अच्छे कीवर्ड है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो बुजुर्ग आबादी है उसमें महिलाओं की जो आबादी है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिलते हैं, चाहे आप कारी की आज़ादी की बात करो या बहुत सारे अवसरों की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। तो यदि बुजुर्ग महिलाओं की आबादी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में इनके सामने एक चैलेंज आ सकता है कि आर्थिक जो समस्याएं हैं या बहुत सारी और भी सामाजिक आर्थिक समस्याएं फेस कर सकते हैं। तो हमें अपना आज का जो है, आज की हमारी पॉलिसी है, इसको भी देखना होगा। इसके अलावा जैसे आप कह सकते हो आज भी हमारे पास लगभग 18% जो 60 प्लस से अधिक आबादी है उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो ये कीवर्ड जो है आपकी मेंस के एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसके अलावा जैसे हम बात करें ग्रामीण आबादी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 60 प्लस है उनके पास कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मतलब कई संकट है, आर्थिक रूप से वंचित है। और हम आज भी देखते हैं जो हमारी श्रम शक्ति है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी कितनी है, लगभग 20 से 24% है। तो महिलाओं को अगर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में कितना ज़्यादा उनके सामने संकट हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमारे देश में भी 2050 के बाद में जो बुजुर्ग आबादी है वो बढ़ेगी, तो उनके सामने क्या सामाजिक आर्थिक संकट आ सकते हैं, क्या उनका हमारे पास क्या समाधान है? पहले से हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है? तो इनको लेकर मुद्दों पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अभी मेंस में क्वेश्चन भी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में देखेंगे। लेकिन ये मेंस का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आर्टिकल बहुत सारे कई दिनों से आ रहे हैं, ठीक है। और यदि हम ये देखें राज्यों की तुलना करें तो राज्यों के अंदर भी बहुत सारे भिन्नताएं देखने को मिलेगी। जैसे हम दक्षिण भारत के राज्यों के देखें तो 2021 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में वहाँ पे बुजुर्गों की आबादी अधिक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यदि केरल और पश्चिम बंगाल के डाटा देखें तो उसमें भी जो अकेले रहने वाले जो बुजुर्ग आबादी है वो क्या है, मतलब ज़्यादा है, आबादी बढ़ रही है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं, काम की तलाश में, नए अवसर की तलाश में कहाँ शहरों की ओर प्लान कर जाते हैं या विदेशों में प्लान कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग आबादी है घर में अकेले पीछे छूट जाती है, तो उनको कई मानसिक समस्याएं आ सकती है, उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। और यदि हम बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो प्रजनन दर है वो ज़्यादा है अभी भी, है ना, और वहाँ पे 2036 तक आप कह सकते हो कि वहाँ पे भी बुजुर्गों की जो आबादी है बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ें भी हमें नोटिस करनी होगी। साथ में यदि हम नोटिस करें हर 5 में से 2 से ज़्यादा क्या है जो बुजुर्ग है सबसे निर्धन वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों की तादाद हम देखें तो पंजाब में कितना है, 5% से लेकर छत्तीसगढ़
में बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हमें देखना होगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कहाँ पे जनसंख्या की जो डाटा हमें बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज हमें वहाँ के लोकल जो संसाधन है उनको शामिल करते हुए लोकल जो योजना है बनानी पड़ेगी। ठीक है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम जानते हैं उनके सामने कैसे खतरे आ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा आ सकता है, क्योंकि जब जब एज बढ़ती है तो उनके सामने कई संकट ऐसे आते हैं। उनके सामने भोजन का संकट आ सकता है, जो आश्रय का है, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका संकट आ सकता है, आय संबंधी संकट आ सकता है, और हम कह सकते हैं सामाजिक देखभाल का एक संकट आ सकता है। तो हमें संपूर्ण समाज वाला एक जो अप्रोच होती है, होल सोसाइटी अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन के अंदर आपको ये कीवर्ड शामिल करनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा भी जैसे वृद्ध जो व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति 1999 में बनाई गई थी, और माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का जो भरण पोषण और कल्याण अधिनियम है 2007, किसके बारे में, बुजुर्गों की देखभाल का प्रावधान करता है। तो जब भी आप सॉल्यूशन की बात करो तो जो सरकार की जो पॉलिसी चल रही है, सरकार के जो कानून है, नियम है, उनकी बात जरूर करना। आपके पास ये कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है। तो कहीं न कहीं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है नीतियों को हम कह सकते हैं कि ऐसी अनुकूल वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जो आपकी एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 2019 के एग्जाम में एक मेंस में क्वेश्चन आया जीएस फेस्ट में सोसाइटी के टॉपिक में कि भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या है। तो यही क्वेश्चन हो सकता है, भारत में बुजुर्गों के सामने समय और स्थान अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में, यानी आपको राज्यों की भी तुलना करनी है जो इस आर्टिकल में बताई गया है, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने हो सकती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं सोच पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जीएस फेस्ट में सोसाइटी में आ सकता है। ठीक है। और एग्जाम्पल में और क्या बताओगे, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक केस स्टडी देखी थी, किसकी, केरल की केस स्टडी देखी थी कि वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जैसे ऐसे बाजार बनाए जा रहे हैं कि वो आपस में बैठकर बातचीत कर पाएँ, वहाँ पे गेम खेल पाएँ, ताकि उनकी जो मानसिक समस्या है उनका समाधान निकाला जाए। तो वहाँ पे जो मलयालम भाषा में जो बड़ई बाजार है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हो तो एज ए एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी आप बता सकते हो कि हाँ ऐसा किया जा सकता है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए उनकी जो भी समस्या आती है उनका समाधान, ऐसे जो स्टेप लिए जाते हैं हमारे समाज के द्वारा लिए जाते हैं, उनके द्वारा ऐसा समाधान निकाला जा सकता है। तो न्यूज़पेपर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल का कलेक्शन आप कर लो, केस स्टडी एग्जाम्पल आप मेंस के एग्जाम में लिख कर आना। और अपने जो द हिंदू के जो या इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल आते हैं उनका मैं यहाँ पे क्यों बताता हूँ आपको, ताकि आप मेंस के एग्जाम में इनको अच्छे तरह से लिख पाओ। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जैसे विशेषकर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और इसमें बताया गया है कि जैसे आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखे का संकट आ रहा है, तो हमें ऐसे बीजों का विकास करना होगा जो कहीं ना कहीं टॉलरेंस हो, मतलब जितनी भी समस्या आती है, क्लाइमेट की समस्या आती है, इनको टॉलरेट कर पाए। तो हाल ही में क्या हुआ था, मतलब जैसे विशेषकर कुछ चीज़ें चर्चा में रही थी, तो जलवायु लचीला और पौष्टिक चावल की किस्मों पर अपने शोध के लिए जाने वाली ठीक है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की एक वैज्ञानिक है, कौन, स्वाति नाइक, इनको एक अवार्ड दिया गया था, इसलिए चर्चा में रहा था। तो ये अवार्ड किस में आ सकता है, आपकी यूपीसी प्री, स्टेट पीसीएस प्री, उसमें आ सकता है। ठीक है। कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो अभी स्वाति नाइक को जो अवार्ड दिया था, ठीक है, कौन सा अवार्ड था, कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता के सम्मान में एक अवार्ड है, कौन सा, विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा दिए जाने वाला नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार, किसके द्वारा, विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा ये दिया जाता है। तो हाल ही में इन वैज्ञानिक को ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इनका एक आर्टिकल चर्चा में था। ठीक है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चर्चा में की गई है। तो विशेषकर इसमें क्या बताया कि जैसे जो डॉक्टर नाइक है उन्होंने भी ऐसा अपना एक रिसर्च किया, विशेषकर 500 से अधिक जो जलवायु लचीले अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं, बीज हैं, उनका उन्होंने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च किया है। जैसे विशेषकर ऐसे यदि इन बीजों का विकास होता है तो कहीं ना कहीं किसानों की जो आजीविका है उनको अच्छा हम कर सकते हैं। तो विशेषकर जैसे उन्होंने कई एग्जाम्पल इसमें दिए कि हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी स्थानीय आप कह सकते हो बीजों की किस्म है जिनको संरक्षण किया जा सकता है। जैसे इसमें बताया गया पूर्वी भारत में एक धान की जो पारंपरिक एक काला नमक बीज है। ठीक है। ये किसकी प्रजाति है, धान की प्रजाति है, चावल की प्रजाति है, काला नमक बीज। ऐसे फैक्ट कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनका उदाहरण दिया उन्होंने कि ऐसे मतलब बीजों का स्थानीय का हमें संरक्षण करना होगा। विशेषकर मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसका, जो क्या हो सकता है, बेहतर मतलब इनका हम कर सकते हैं, इनका कृषि उत्पादन कर सकते हैं, बेहतर मतलब प्रबंधन करके हम कृषि सेक्टर में अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो इसमें साथ में और भी चीज़ें बताई गई कि वैज्ञानिक जो समुदाय उनका प्रयास क्या होना चाहिए कि ऐसे हमें कम लागत वाले बीजों को विकास करना होगा, निवेश करना होगा, ताकि जो किसान है सभी के लिए ये बीज क्या हो सके, अफोर्डेबल उनको बनाया जा सके। तो यहाँ से कई सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, क्योंकि GS3 में क्या है,
GS3 के अंदर एग्रीकल्चर बड़ा टॉपिक है, और हाल ही में आपने GS3 का पेपर देखा, आपका UPPCS में भी जो पेपर आया GS3 का, और UPSC में भी GS3 का पेपर लगा है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि जो हमने नोट्स पढ़े हैं उन नोट्स से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आए, तो उसी दृष्टिकोण से उन नोट्स को आप अपडेट कर सकते हो अपने जो करंट अफेयर के वीडियो है उनके माध्यम से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, उनके साथ आप अटैच कर सकते हो ताकि थोड़ा सा वैल्यूडेशन हो जाए। तो आजकल हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा है। जैसे मैं खुद खेतों में रहता हूँ तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि जैसे इस साल हमने क्या देखा, मई और जून में अच्छी वर्षा थी तो हमने क्या किया, अच्छी फसलें बोली। ठीक है, इस समय जैसे खरीफ की फसल है, बाजरा है, हमारे यहाँ बाजरा भी है, ग्वार है, मूंगफली है, कपास है, ऐसी फसलें यहाँ बोई जाती है। लेकिन जुलाई अगस्त में क्या हुआ, वर्षा बहुत कम हो गई, वर्षा या हुई नहीं वर्षा। तो जो फसलें मई जून के अंदर बहुत अच्छी थी लेकिन एंडिंग में उनका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो किसानों को इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी मैं किसानों के चेहरों पर जो निराशा है वास्तव में इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसका कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। हमें समझना होगा कि जो हमारा मौसम का या मानसून का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, जलवायु का पैटर्न बदल रहा है। तो वैज्ञानिक ऐसा प्रयास करें कि किसानों को वास्तव में इन चीज़ों को लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बीजों का विकास कर सकते हैं जो कहीं न कहीं सूखे हैं, ऐसे जो जलवायु के संकट आते हैं उनका भी सामना कर पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट नोटेट कर लेना, आराम से इनको लिखना है। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन कहाँ पे काम का है, ये आपके मैपिंग में है। तो ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं, ये प्री में काम आएगा आपके। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का मतलब एक लोकेशन चर्चा में रही है, काओबाल गली और मुस्कोहा घाटी, ये नोट कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा प्री एग्जाम में, ऐसे जब जब चीज़ें चर्चा में रहती है, ज्योग्राफी लोकेशन वो आती है इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र है। एक समय यहाँ पर आप जानते हो जो कारगिल का वार हुआ था, कई सारे संकट थे, पाकिस्तान से गोलाबारी या यहाँ पे कई घटनाएं हो रही थी, उसके कारण यहाँ पे उतना पर्यटन का विकास नहीं हो पाया था। लेकिन अभी सरकार के अच्छे प्रयासों से यहाँ पे फिर से ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। कितना सुंदर है, ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी मतलब आप जैसे यहाँ पे तुल एल जो वैली है, ठीक है, तुल एल वैली, ये भी चर्चा में रही है, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर अल्पाइन घास के मैदान आप कह सकते हो, अल्पाइन लेक कह सकते हो। अल्पाइन मतलब ऊंचाई पर स्थित जो है आप कह सकते हो घास के मैदानों को अल्पाइन घास के मैदान भी बोलते हैं। यदि इनकी मैपिंग हम लोकेशन चेक करें तो यहाँ पे देखना जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पे इनकी लोकेशन है। ठीक है, दोनों जो लोकेशन हमने चर्चा में की आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोकेशन करना, खुद भी कर लेना, थोड़ा सा गूगल कर लेना इन मैप को। थोड़ा आईबेक्स है, कस्तूरी मृग के बारे में क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा और भी मतलब यहाँ पे जो ट्यूलिप के फूल है, यानी वनस्पति भी इंपॉर्टेंट है, जीव जंतु भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप कह सकते हो जो इंडेंजर्ड हिमालय जो ये है वो उसका भी घर है, वो एक जीव जंतु यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लुप्त प्राय थोड़ा हिंदी में कई बार गलत अनुवाद हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है इंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त, तो लुप्त प्राय यहाँ की बजाय आप याद रखना इंडेंजर्ड याद रखना। ठीक है, तो ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, आपके प्री में मैपिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक और जीव जंतु चर्चा में रहा है अभी, जैसे यूपीसी प्री में आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे स्टेट है और जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटीज है, उनके जो राज्य पशु पक्षी होते हैं उनके क्वेश्चन भी हाल ही में देखे गए हैं। आप जब नोटिस करोगे कि ऐसे इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गए, तो कहीं ना कहीं आप उनका जो सोर्स देखोगे, रिसोर्सेज देखोगे, तो वो पता लगेगा कि यार ये तो उस राज्य का कोई राज्य पशु है या कोई पक्षी है। ऐसे नोटिस मैंने किए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी तमिलनाडु और केरल क्या कर रहा है, जो नीलगिरी तहार है या तहर है जो विशेषकर वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी गिनती के लिए मतलब उसकी आप कह सकते हो जो गणना होती है उसके लिए उन्होंने एक जॉइंट हैंड किया है। ठीक है, तो आप ये तस्वीर देखना किसकी, नीलगिरी तहर की। और ये विशेषकर क्या है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो पहले ये राज्य पशु कहाँ का है, ये तमिलनाडु का राज्य पशु है, और विशेषकर प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया गया है। तो ये अनमलाई जो क्षेत्र है वहाँ पे, नीलगिरी वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो विशेषकर आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु और मतलब आप कह सकते हो केरल के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और ये किस क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, लगभग 300 से लेकर 2600 मीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पे विशेषकर जो खड़ी और चट्टानी इलाके है, पर्वतीय जो घास है, क्योंकि पर्वतीय घास को पसंद करता है, उस क्षेत्र में ये पाया जाता है। और इसको भी कई सारे संकट का सामना करना पड़ रहा है, हैबिटेट लॉस से लेकर कई सारे संकट इसके सामने खड़े हैं। तो इसको बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास जारी हैं। तो WWF इंडिया के अनुसार जैसे 2015 में एक सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया है कि तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाटों में ये इनका जो आवास है काफ़ी बिखरा है, और वहाँ पे लगभग 3000 से अधिक ये जीव जंतु अभी भी पाए जाते हैं। विशेषकर नीलगिरी से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी पहाड़ियों तक इनका विस्तार पाया जाता है। तो कई बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी आयुषन कैटेगरी में है, कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जैसे
नासा का जो क्षुद्र ग्रह का जो नमूने लाए गए थे पृथ्वी पर उतरे हैं, विशेषकर ये आपके बार ये आ सकता है। जैसे एस्ट्रॉयड क्या होता है, आपने देखा जैसे हमारी पृथ्वी है और जो सन है, कहाँ पर क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ये आप बता सकते हो आराम से, है ना। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे आप ग्रह नुमा कह सकते हैं उनको, बड़े ग्रह नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इनके नमूने हाल ही में प्राप्त किए हैं। क्यों नमूने लिए गए? कि ऐसा माना जाता है कि जो ये बेन्नू क्षुद्र ग्रह है, ये हो सकता है आने वाले वक्त में 100-200 सालों बाद में, ऐसा कहते हैं कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। और एक फ़ायदा एक और भी है, यहाँ से नमूने लेने के क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदा मिलता है कि एक प्राचीन क्षुद्र ग्रह है और हम इनसे नमूने जब प्राप्त करते हैं तो एक आइडिया लगता है कि हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ग्रह कैसे बने, ये आइडिया भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे अभी हाल ही में कहाँ उतरा है, यूटा रेगिस्तान जो अमेरिका में है, वहाँ पे ये उतरा है और 7 साल इसको मतलब लगे इसको लाने में। और ये किसका मिशन था? नासा का ये मिशन है। कौन सा? ओसिरिस रेक्स मिशन इसको नाम दिया गया है, ठीक है। कहाँ उतरा था? ये बेन्नू से, बेन्नू जो छोटा क्षुद्र ग्रह है, वहाँ से क्या लेके आया था? कुछ मिट्टी के नमूने लेके आया, लगभग 250 ग्राम नमूने लेके आया। अभी उनकी जांच चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, उसके नमूने यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में प्री एग्जाम में आता है। मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेन्नू से मतलब जो भी हमने डाटा लिए हैं, जो भी सैंपल वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो भी खनिज के केमिस्ट्री आप कह सकते हो वहाँ से जो नमूने प्राप्त हुए हैं, उससे ब्रह्मांड की जो आप कह सकते हो उत्पत्ति से लेकर कई सारे ऐसे रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। साथ में ये भी होता है कि ऐसे प्रयासों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को हम सुरक्षित कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च यहाँ पे हमें सामने आए हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो 4-5 ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए काम की है और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। मैं आपको सप्ताह भर में लगभग ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप अपनी मंथली मैगजीन से किसी से कवर कर सकते हो। और पढ़ाने का तरीका ये भी मेरा ये रहता है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ मेंस के एग्ज़ाम में हम कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। थोड़ा सा यूनिक तरीका है क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम जिन्होंने लिखा है बार बार इंटरव्यू क्वेश्चन का हुआ है वो इसी तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, साथ में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जहाँ पर आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं। दोनों वेबसाइट, प्रिंट और PDF वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।